सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो आज काफ़ी अरसे बाद मैं फिर हाजिर हूँ ताकि थोड़ी बहुत बात की जाए। और मसरूफियात बहुत थी, इस वजह से जो है वो अपनी एकेडमिक स्टडीज़ में बाकी। तो आज जो हमारा मौजूद बहस है वो बहुत ही ज़्यादा मुतनव्वे है, और जो मुतफरक तस्वुरात हैं उसको हम दर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि चंद लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो, इसीलिए मैंने बिल्कुल ही बेसिक रखा है चीज़ों को, ताकि हम फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक जाएं। और एक चीज़ों की जो एक होलिस्टिक पिक्चर, उसमें मेरा दरअसल अपना फहम उसमें मौजूद है। तो अपने फहम के मुताबिक जो जिस तरीके से मैंने चीज़ों को देखा है, खासतौर पर हगेरियन लॉजिक के पस मंज़र में उसको हम देखेंगे, तो मैंने इतनी भी तैयारी भी नहीं की, बस मैंने जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो लिखे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो नोटबुक है वो वन नोट में वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हम फिर इस पर बात करें। ओके, तो ये अभी आप लोगों को जो तस्वीर है वो नज़र आ रही होगी। तो पहले मैं ये बता दूं कि हमने जो है वो अभी इस वक्त देखना क्या क्या है, यानी हम क्या क्या चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि हम स्टडी करेंगे जी। सबसे पहला जो हमारा है, चाहे जो मेन टॉपिक है, वो हमारा प्लेटोनिज्म, हेगेलियनिज्म, कबाला और नोस्टिसिज्म है। तो कबाला को तो हम थोड़ा बहुत ही टच करेंगे एज अ रेफरेंस, कि हम जो अभी देखेंगे जो चेन ऑफ बीइंग है, उसके सिलसिले में हम देखेंगे कबाला को। बाकी हेगेलियनिज्म की तो कोई उस तरह की चेन ऑफ बीइंग नहीं है, वो उसकी जारी बात है, वो न्यू प्लेटोनिक थॉट तो नहीं है हेगेलियनिज्म। हम देखेंगे, क्योंकि हमने अभी दाखिली निकास और खारजी निकास पे थोड़ी बात करेंगे तो याद आ जाएगा। बाकी नोस्टिसिज्म जो है वो प्लेटोनिज्म और न्यू प्लेटोनिक थॉट जो है, उसी से वो ड्राइव होती है। उसमें थोड़ी बहुत वो जो गॉड का कॉन्सेप्ट है उसको वो थोड़ा आगे पीछे देते हैं क्रिस्टियनिटी के पसंद में। तो जो पहले हमने इस पूरे मॉड्यूल में बात करनी है, वही के पहले हम करेंगे मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हेगेलियन लॉजिक, ठीक है। बेसिक नोशंस एंड कैटेगरीज, कि हम, क्योंकि आपको पता है हेगेलियन लॉजिक जो है वो दरअसल जो मार्क्सिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही तनकीद करता है कि ये एक सुपरा सब्जेक्ट एक एंटिटी है, कि जिसकी फिर समझ लें कि रिफ्लेक्शन होती है अपने से एक्सटर्नल। हालांकि बात करना बिल्कुल ही गलत है, यानी जिसने थोड़ी बहुत भी हेगेलियन लॉजिक की बुनियादी दर्जे की शरह पढ़ी हुई है, वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल कंसेप्शन जो अक्सर हमारे जो मार्क्सिस्ट भाई हैं वो करते हैं, वो गलत है बिल्कुल। तो हम इधर कोशिश करेंगे कि उनको भी हमने टैकल करना है। और हेगेलियन लॉजिक का जो असल नोशन है, क्योंकि मैं तो हेगल को समझता हूँ कि वो, समझ लें कि मार्क्स का फिक्री बाप है। फिक्री बाप इन इट सेंस के हेगल की जो कॉन्सेप्शन है वो कॉस्मोलॉजिकल है, यानी वो उसके अंदर सिर्फ अपने तस्वुरात को चीज़ के अंदर जो है वो एम्बॉडेड नहीं कर देता, बल्कि वो फैलाते हैं अपनी चीज़ों को। कि पता कि वैसे तो उसकी कॉस्मोलॉजी के ऊपर बहुत कम किताबें हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी से हट के उसका ये नोशन है जो हेगेलियन लॉजिक का नोशन है। तो उस पर आपको जो टैगोर है उसकी ये किताब मिल जाएगी, इसके अलावा और कोई किताब आज तक नहीं लिखी गई। तो मेरा काम यह है कि मैं आपको मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हेगेलियन लॉजिक दूं। उस वाले से मैंने कोई तीन चार पॉइंट लिखे हुए हैं, कि जिसके पस मंजर में फिर मैं आपको उसकी जो बेसिक नोशन एंड कैटेगरीज मैंने लिखी हैं, उसमें जो आपका चार कैटेगरीज हैं, कि जिसके पस मंजर में हम बात करेंगे। पहली, बल्कि आप समझ लें कि तीन है, यानी तीनों किताबों से मैंने लिए हैं। पहले हम बीइंग और नॉन बीइंग पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जो एसेंस के ऊपर आके हम, बल्कि हम यूँ करेंगे कि जो बीइंग है, जो पहली किताब है लॉजिक की, उसके अंदर ही हम ग्राउंड और जो इसके अलावा एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इसको याद, एसेंस की किताब में आ जाती है, सॉरी, इसको हम देखेंगे। और फिर जो एसेंस की जो आखिर पे जो दो कैटेगरीज हैं, उसके अंदर आपकी आ जाती है कैजुअलिटी, और इसके अलावा आपकी जो एक्चुअलिटी है वो, इनको हम देखेंगे। और जो हम ड्राइव करेंगे उसी को ही हम देखेंगे। अच्छा, ये हमने बता दिया आपको। उसके बाद फिर हम प्लेटोनिक थॉट ऑफ चेन ऑफ बीइंग देखेंगे, कि जो प्लेटोनिक थॉट है कि किस तरीके से जो कॉस्मोलॉजिकल बीइंग्स हैं या उसकी जो हायरार्कीज हैं वो क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम, अच्छा, इसका, इसको, ये जो मैंने अभी सेशन की, इसका एक अहम मकसद ये है कि हम समझे कनिंग ऑफ रीजन जो एक हेगेलियन कॉन्सेप्ट है, और समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा बुनियादी है। यानी कोई भी फिलोसफी जब आप पढ़ते हैं तो उसके चंद एक बुनियादी अनासिर होते हैं, तो उसमें से एक है कनिंग ऑफ रीजन, यानी अक्ल की अयारी। तो इसको यूँ समझाना तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन हम इसको थोड़ी एलेगरी और एक स्टोरी की मदद से देखेंगे। और उस स्टोरी के जो मैकेनिक्स हैं और जो मैंने गेनियल लॉजिक से कशीद की हैं, वो अगली आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका ये सोर्स, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये बुनियादी आपको अल्फाज लग रहे हैं। लेकिन इसको हम उसके ऊपर जब मैप करेंगे स्टोरी के ऊपर,
या इसको हम अगर अलग भी इंडिपेंडेंटली भी समझ सकते हैं तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चार बुनियादी सेक्शन है। इसके अलावा फिर कभी फ्यूचर में टाइम मिला तो हम फिर जो एडवांस टॉपिक हैं, जो कि खास तौर पे एक इsoteric एस्पेक्ट है गिलियनिज्म का, और मार्क्सिज्म के लिए हेगेलियनिज्म किस तरीके से जो है वो डिपेंडेंट है, यानी दोनों मार्क्सिज्म और हेगेलियनिज्म, और दोनों का आपसी ताल्लुक क्या है और उनका एसोटेरिक रिलेशन। क्योंकि हेगेल जो था वो खुद जो है अल्केमी पढ़ता था, वो अपने वक्त के वो तमाम जॉन डी हो गया या इसके अलावा बाकी उनको पढ़ा हुआ था, अपने जो उसके मास्टर जो एसोटेरिक एक्सपर्ट्स थे और अल्केमिस्ट थे। तो और हम तो ये कहते हैं कि गिलियनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जो 25 साल, यानी इसके वक्त से देखें तो 2000 साल जो फलसफे की तारीख कलम बन रही, बल्कि जो मैजिकल एस्पेक्ट्स थे वेस्टर्न सोसाइटी के, या जो उनकी पैशंस थे, ठीक है ना, पैशंस हो गए, डिजायर्स हो गए, वो तमाम की तमाम हेगल ने उसको परसीव किया और उसको अपने कुल्ली सिस्टम के अंदर लेके आया। और लॉजिक में तो आपको इस तरह नजर नहीं आता, लेकिन जो हेगल की फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है उसमें ये आपको नजर आता है। तो फिर हम इसको अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मामला। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि मेटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हेगेलियन लॉजिक। अच्छा, अब हम मैं इसको यूं भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि आगे पीछे की बातें बताता रहूँ, लेकिन हम म्यारी बात करेंगे। और उसके लिए है कि हम पहले अपने फहम के लिए, कि जो हमारे बाद में फिर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आगे तक जाने के लिए, कि हम चंद एक बुनियादी तासुरात को कलमबंद करें, या चंद एक जो बेसिक आप समझ लें कि एक्सियम्स हैं या रूल्स हैं उनको देखें। अच्छा, अब जो हीलियन लॉजिक का जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो पर्सपेक्टिव बनाया जाता है वो ये है कि मिसाल के तौर पे एक ये मैं गोल दायरा बना रहा हूँ, ये एक सुपरा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको वो हैगल खुद कहता है कि एब्सोल्यूट आइडिया है या एब्सोल्यूट माइंड है। और इसके अंदर हैगल बयान करता है कि चंद एक कैटेगरी है, ठीक है, जो कि वो कहता है कि हम डायलेक्टिकल, विद द हेल्प ऑफ डायलेक्टिकल मेथड जो हैगल का है, उसके जरिए हम कैटेगरीज को डिडक्ट करते हैं। और वो जो डिडक्शन होती हैं दरअसल वो सुपरा सब्जेक्टिव एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है कि जो वो दुनिया में करते हैं। हालांकि बिल्कुल ही वल्गर कंसेप्ट है, जिसने थोड़ा बहुत भी हैगल को पढ़ा हुआ है ये बात नहीं है, बल्कि हैगल जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है। यानी हम अगर इनकी बात को भी माने ना, यानी इनकी तनकीद भी गलत है। ये नहीं होता कि वो एक्सटर्नल कोई सुपरा सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि सुपरा सब्जेक्ट है भी इनके नजदीक वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है। तभी हम देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है और हम इसके अंदर लॉजिकल बयान करेंगे बात को। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक सुपरा सब्जेक्ट है और वो एक्सटर्नल जो है वो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको कैसे निगेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसकी मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन लेके आ सकते हैं कि जिसके अंदर उसकी कैटेगरीज जो हैं उसको, यानी मिसाल के तौर पे मार्क्सिस्ट जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, उनका बुनियादी तरीन पहला यानी लॉ ऑफ आइडेंटिटी के मुकाबले में, बल्कि नहीं, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन के मुकाबले में, जो इनका कानून है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, तो उसके अंदर कोई वल्गर सा थोड़ा बहुत मामला आ जाता है, जो कि प्लेखानोफ और एंगल्स ने जो है वो कंसेप्शन अपनी दी थी। हालांकि ये कंसेप्शन भी ठीक नहीं है जब आप खुद दायरा लॉजिक को पढ़ते हैं। तो हम भी वही करेंगे कि चंद एक हम मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ले आते हैं, यानी इस जो सुपरा सब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निगेट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने निगेट कर दिया और अब हम चंद एक चार पांच हम रूल्स लिखेंगे, ठीक है, तो वो मैं लिखता हूँ। अच्छा जी, तो पहला रूल है जी। अच्छा, वर्ड से आपने नहीं घबराना, ये मैं सारा बयान करूंगा। आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा, अभी आइसोमॉर्फिज्म क्या है? हगेलियन लॉजिक, चूंकि आपको पता है कि एक जदली हवाले की चलती, यानी एक है और दूसरा है और उनका आपस में जो एक मामला बनता है वो पे आगे मजीद तफसील से देखेंगे। तो इसके अंदर हमने एक बॉन्डेज बनाया है दो चीज़ों का। मिसाल के तौर पे एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और दूसरा हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। अच्छा, इसको आप ये भी देख सकते हैं कि, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरी तरफ आ गया व्हाट इज टू बी एक्सप्लेन। ठीक है, यानी एक एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ, और दूसरा ये कि जिस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बस ये एक्सप्लेन लिख लेता हूँ, चलो। ठीक है, हो गया। यानी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल
एक्सप्लेन इन इटसेल्फ और दूसरी, सॉरी, एक्सप्लेनेशन इन इटसेल्फ हो गई और दूसरा हो गया कि व्हाट इज टू बी एक्सप्लेन्ड। यानी इन दोनों की हम एक डायलेक्टिकल मेथड को बयान करेंगे। यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये याद रखें कि ये जो दो चीजें हमने लिखी हैं, ये दोनों ओंटोलॉजिकल एस्पेक्ट रखती हैं, ना कि एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट। यानी एक ओंटोलॉजिकल हमने बात की है, ठीक है, ये ओंटोलॉजिकल बात है, ठीक है, ये एपिस्टेमोलॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता लगा। इसके जब आगे जब हम आपको मिसाल देंगे तो फिर आपको पता है, यानी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनमें दो ही नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कि एक चीज जो हम हमारा जो एक बुनियादी प्रिंसिपल है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है व्हाट इज, जिसको हम बयान करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसको आप यूं देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है ना, कि जिसको हम अकला रहे हैं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज के ऊपर हम अपने प्रिंसिपल को लागू कर रहे हैं उसको दूसरे तरीके से देख लें कि हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं या उसको हम अकला रहे हैं, और उसको हम अपने तनाजुर के मातहत ला रहे हैं। तनाजुर के मातहत मतलब कि तनाजुर के मातहत ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा तसव्वुर अकल है। तसव्वुर अकल, ठीक है। यानी अब अकल और तसव्वुर अकल के माबैन फर्क है। अक्ल जो है ना, यानी रीजन इन इट सेल्फ, ठीक है, वो आप समझ लें कि एक तरीके से वो एक जो अक्ल का है वो इसको मैंने नोट भी किया, अक्ल का वो अगर मैं बता भी दूं जी। तो जो अक्ल फिर जात है ना, वो दरअसल एक समझ लें कि एक तत्सीमी हवाला है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो तस्वुर अक्ल है वो एक मुजस्सम हवाला है। यानी तत्सीमी और मुजस्सम का फर्क, इस पे मैंने एक छोटा सा नोट भी लिखा है कि अक्ल जो इन इट सेल्फ है, वो तस्लीमी इन इट सेल्फ के वो अपनी ज़ात में कोई किसी मतवियात का दराक नहीं करती, बल्कि वो किसी दूसरे पर मुनहसर रहती है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है। उसको अपना, उसको तनाजुर अता करेगा, ठीक है। यानी इसको आप ये देखने के जो प्रिंसिपल है उसको जो है आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे अकलाने की पावर है, यानी ये इस सूरत तस्वुर अकल है। तो जो अकल इन इट सेल्फ है, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे अभी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये तस्वुर अकल है। और ये जो प्रिंसिपल है, जो हमारा बुनियादी तीन प्रिंसिपल है, वो हमारा अक्ल, या मैं इसको कह देता हूँ मेरी अक्ल है, ठीक है। इन दोनों का डायलेक्टिकल रिलेशनशिप हम कायम करेंगे। अच्छा, अब ये नहीं है कि जो अक्ल है वो सिर्फ निरी अक्ल ही रहेगी और तस्वुर अक्ल सिर्फ तस्वुर अक्ल ही रहेगा, बल्कि इसके अंदर भी हमने डायलेक्टिकल मेथड कायम करना है, ठीक है। तो जब भी हम बात कर रहे थे, जो जो प्रिंसिपल है ना, कि जिस चीज के ऊपर हम उस प्रिंसिपल को लागू कर रहे हैं, वो दरअसल क्या है, वो हम उस शय को प्रिंसिपल के जरिए ला रहे हैं, उसका तनाजुर कायम कर रहे हैं, यानी उसको तनाजुर के मातहत ला रहे हैं। और फिर हमने कहा कि तस्वुर अकल है, ठीक है। यानी हमारे पास ये मैनी फोल्ड है। प्रिंसिपल क्या करता है कि इन तमाम को कुल्लियत के अंदर लेके आता है और एक इसकी जस्टिफिकेशन बयान करता है। यानी प्रिंसिपल जो अपनी डिफ्लेक्शन है वो प्रिंसिपल की तरफ करता है, और जो जो जिस चीज को हम बतला रहे हैं वो वापस से रेट्रोएक्टिवली प्रिंसिपल की तरफ जाती है। इसके भी हम मिसाल देंगे। अच्छा, ये पहला का कानून होगा, ये हमारा पहला प्रिंसिपल है कि जिसको हमने मनूबे खातिर रखना है। इसकी बाद में मजीद भी दार कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब दूसरा जो हमारा आएगा प्रिंसिपल, वो है डिफरेंट लेवल। और ये बात जो है ना, हमारे जितने भी लोग हैं, कि जो हम समझते हैं कि हेगल को उन्होंने पढ़ा है और वो हेगेलियन एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस बात को जब किसी भी चीज़ के वो एनालिसिस करते हैं तो वो उसको मुझे खातर मीनिंग लेके आते हैं कि जो हेगेलियन लॉजिक है ना, उसके जितने भी तस्वुरात हैं, उसकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर काम करती हैं। और ये नहीं होता कि जब आप उनको एज अ इंस्ट्रूमेंट बना के जब किसी और चीज़ का अदरा करते हैं, तो पहली बात तो ये कि जब आप उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं तो वो खुद ब खुद एक मैकेनिकल लेवल के अंदर आ जाती है। यानी उसको आप एक जो है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही उसकी जो फॉर्मल लॉजिक के अंदर जिस तरीके से हम सिलोजिज्म को यूज करते हैं, आप उसको उस तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, ना कि गलत बात है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कहते तो हैं कि हम जदली जदली की रट तो आप लगाते हैं कि हम डायलेक्टिकल जो इसकी दिखा रहे हैं सारा मामला, लेकिन आप चीज़ों को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर नहीं देखते। यानी मिसाल के तौर पे सोसाइटी है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तोहमात हैं, उसके अंदर असातीर हैं, उसकी फोक स्टोरीज हैं, उसके अंदर उसकी रिलीजन आ गया, तो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं।
खुद जो जितनी भी फिलोसफीज हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल पाथ पाथ हैं, रास्ते हैं, वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वो उनमें से कोई भी, किसी को भी आप निगेट नहीं कर सकते। यानी मैं कह रहा हूँ कि जो डायलेक्टिशियन है वो किसी को भी निगेट नहीं कर सकता, बल्कि उसका पहला काम ये है कि वो उन तमाम की हदबंदी करे। अब वो हदबंदी कैसे करेगा, तो वो एक बहुत ही एक रिगरस प्रोसेस है। जब आप हेगेलियन लॉजिक को पढ़ेंगे कि एक जो और फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के साथ एक शूर किस तरीके से चीज़ों को दर्ज करता है, और उसके पैरेलल उसके पीछे जो लॉजिकल मैकेनिक्स हैं हेगेलियन लॉजिक में वो क्या हैं, तो तभी आप देखेंगे इसको। तो यह है कि मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ डिफरेंट लेवल्स पे काम करती हैं। वो डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, वो है इमीडिएट, तो पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, मीडिएट, और आखिर में डिटर्मिनेट। यानी कोई भी आपकी रियलिटी है वो इन तीन हिस्सों के ऊपर काम करती है। यानी कोई भी तस्वुर है, छोटे से छोटा कोई भी आपका इवेंट है, वो इन तीन लम्हात से गुजरते हुए अपनी क्या करेगा, अपनी वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा। ठीक है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करेगा। और ये नहीं होता कि ये इन मराहल से वो गुजर गया तो वो बंद नहीं, उसके बाद फिर इससे यानी ये आप समझ लें कि ये एक किस्म का सादा, यानी जब हम सादे से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ना, तो ये सादा यानी बिल्कुल सिंपल एक तस्वुर है। यही फिर डिक्लेंजन यानी कि जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, वो फिर इस निगेशन की, यानी आप इमीडिएट को कह सकते हैं कि ये एक अफर्मेटिव एक जजमेंट है। मीडिएशन उसकी निगेशन है, इसको हम मजीद अभी तफसील में देखेंगे। और जो डिटर्मिनेशन है वो उसकी निगेशन ऑफ द निगेशन है। इसको आप देखें, इसको अगर हम थोड़ा मजीद समझने की कोशिश करें तो ये है कि मैंने ये गोल दायरा बनाया। अब ये जो गोल दायरा है ना, वो मैं कहता हूँ कि ये है। अच्छा ये तो है, लेकिन ये क्या है, ये तो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर तो कोई ना मवाद है, ना इसमें कुछ लिखी हुई चीज़ है, ना इसके अंदर कोई और मामला है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो ये कौन सा एस्पेक्ट है, ये इसका फॉर्मेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इमीडिएट की भी दो हवाले, एक तो है ना कि ये है, और एक है ये नहीं है। ये नहीं है। अच्छा, अब ये है जब हमने कहा ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है का दूसरा मतलब ये है कि ये दरअसल निगेशन है। तो जब अक्ल ने अपनी तरफ मुतहक्कक हुई जब, तो अक्ल ने देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसने क्या कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कुछ न, कुछ होना दरअसल कुछ ना होना के बराबर है। लेकिन जब अक्ल कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो किसी भी खास पॉइंट के ऊपर अपने आप को, ये बहुत ही आसान सा बता रहा हूँ, एक खास जगह पर अपने आप को मुतहक्कक करती है, और कहती है कि ये जो मैंने पॉइंट आपको बनाया है ना, इसको आप जो है वो तस्वुर कर लें कि अक्ल कहती है, जो कि वो कहती है कि ये नहीं है, यानी ये ना होना है। अब मैं एक चीज को हाईलाइट करूंगा, वो है ये नहीं। ठीक है। यानी ये नहीं है का मकसद ये है कि जब अक्ल एक खास जगह पर मुतहक्कक होती है और कहती है कि ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो किसी मौजूदगी के ना होने की तरफ इशारा कर रही है, यानी किसी चीज का होना। यानी मैं कहता हूँ कि अब हम चले एक थोड़ा एडवांस टॉपिक में जा रहे हैं कि हेगल क्या कहता है, वो कहता है कि मैं तीन वर्ड लिख रहा हूँ, एवरीथिंग। एवरीथिंग का क्या मतलब है, कि सब कुछ, यानी सब कुछ। अच्छा सब कुछ अब क्या है, यानी सब कुछ अगर आप कहेंगे तो इसके अंदर अगर आप नथिंग का इजाफा कर देंगे तो तब भी वो एवरीथिंग नहीं रहेगा। और अगर इसके अंदर आप जो है वो क्या कहते हैं, नथिंग को हटा लेंगे तब भी इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन इटसेल्फ अपनी जात में मौजूद है। लेकिन वो क्या है इसे नहीं पता, इन एवरीथिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है। यानी अगर आप प्लेटोनिक थॉट में देखें तो एवरीथिंग, या जो ऊपर मैंने कहा कि ये है, ये बराबर हो गया आपकी आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी जो है वो अपने अंदर किसी मवाद को नहीं रखती, आइडेंटिटी को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ताकि जो प्लेटोनिक थॉट के अंदर भी अपने आप को डिफरेंस में क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन हैगल इससे आगे बढ़ता है क्योंकि जो अफलातून का मामला है वो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन का कहता है, कि वो कहते हैं खारजी निकास होना चाहिए जब चीज़ों की तख्लीक हो रही है। तो जो खुदा ने जब चीज़ों को क्रिएट किया, तो वो जब खुदा अपने से बाहर चीज़ों की तख्लीक करेगा तो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन के थ्रू करेगा। यानी जो आइडेंटिटी को आप कह लें कि डिमेर जैसे है, कि जो अफलातून के यहाँ एक डेमी गॉड है, तो उसके जहन में सबसे पहले एक मॉडल बनता है, वो अपने मॉडल पर मुतहक्कक होता है और उसके बाद फिर डिफरेंस क्रिएट करता है।
हैगल इस बात को नहीं मानता। इसको हम जब हैगल की जब हम कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर्स को देखेंगे तब मजीद बयान करेंगे। जो आपका हैगल है वो कहता है कि एवरीथिंग के मुकाबले में आ जाएगा नथिंग, कि जो इसका लाजमी हिस्सा है यानी जुज है नथिंग। इस तरीके से एवरीथिंग के अंदर अगर हम नथिंग का इजाफा कर दें तब भी एवरीथिंग को कोई फर्क नहीं, बल्कि सॉरी, एवरीथिंग के अंदर अगर हम नथिंग का इजाफा कर दें तो एवरीथिंग एवरीथिंग नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम एवरीथिंग से नथिंग को जो है वो निकाल दें तब भी एवरीथिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक असबाती पहलू है और एक जो है वो मनफी पहलू। असबाती पहलू ये है कि अगर हम एवरीथिंग में से नथिंग को निकाल लें तो एवरीथिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एवरीथिंग के अंदर हम मनफी हवाले के तहत नथिंग को शामिल करना चाहें तो एवरीथिंग एवरीथिंग नहीं रहेगा। तो ये दो इसके बुनियादी हिस्से हैं, ठीक है, जिसकी तरफ मैं यहाँ इजाफा कर रहा था कि किसका अफर्मेटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है जो आपका इमीडिएट है। उसी तरीके से नथिंग के भी दो ही हवाले हैं कि नथिंग के अंदर अगर आप नथिंग को शामिल कर दें तो सॉरी, नथिंग के अंदर अगर आप एवरीथिंग को शामिल कर दें तो नथिंग नथिंग नहीं रहेगा, ठीक है, बल्कि वो एवरीथिंग में तब्दील हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप नथिंग के अंदर नथिंग में से नथिंग को निकाल लें, ठीक है, अब ये नथिंग में से नथिंग को निकालना दरअसल यहाँ पे ये नथिंग का बाती पहलू है और एवरीथिंग के अंदर से अगर हम एवरीथिंग को निकाल लें तो वहां पे ये मनफी वाला है। तो यहाँ पे ये एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया कि जिसका एंगल कहते हैं ना कि बीइंग के अंदर कुछ नहीं है, कुछ है, यानी ये है सिर्फ, यानी हमने सिर्फ बीइंग के साथ ये ताल्लुक कायम किया कि इमीडिएटली इज। तो दरअसल ये बराबर है इज नॉट के। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना कि अच्छा चलिए अब वो बाद में बात करते हैं, अब इन दोनों से जो लाजमी है हमारा, जब हम एक कॉइल कायम करेंगे तो एक तीसरा लम्हा निकलेगा, वो होगा समथिंग। यानी समथिंग के अंदर ये पावर है कि वो एवरीथिंग को भी इकट्ठे लेके आ सकती है और नथिंग को भी, और तमाम को अपने अंदर समेट सकती है। ठीक है, ये जो समथिंग है, यानी समथिंग के अंदर नथिंग भी है और एवरीथिंग भी है, ठीक है। और हेगल के पेश नज़र भी यही है कि मतलब कि जो कुछ होना और कुछ ना होना की अहमियत कायम की जाए, और जब अक्ल जो है वो अपनी दाखिली निकास की तरफ जाती है तो वो अपने आप को रप्चर करती है और कुछ ना होने की तरफ इशारा करती है। यानी देखिए मैं कहता हूँ कि कुछ है, यानी सब कुछ है, मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग, सब कुछ मेरे पास मौजूद है, तमाम चीजें, ठीक है, लेकिन वो दरअसल निगेशन है, क्योंकि सब कुछ होना बराबर है कुछ ना होने, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है तो वो आइडेंटिटी के बराबर है, यानी वो एक समझ लें बिल्कुल एक मुजरद चीज है कि जिसको आपने तमाम चीजों को एब्स्ट्रक्शन की तरफ लेके आके आपने उसको एक, जैसे यहाँ पे जो तस्वुर खुदा है, ठीक है, जो कि बल्गर एक वो है, इसकी एक मिसाल है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हेगल उस बात करते हैं कि नथिंग, बल्कि एवरीथिंग क्या है कि नथिंग के इक्वल है, और नथिंग और एवरीथिंग की जो कल्मिनेशन होगी वो समथिंग के अंदर होगी, ये कुछ होना, ठीक है, कुछ होना। जब हम कहते हैं कि कुछ है यहाँ पे तो यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक नोटबुक है, मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ है। अब जो ही मैं बात करूंगा ना कि कोई चीज़ है, तो मैं, और मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो मैं फौरन से जो मेरी जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है वो चली जाएगी कुछ ना होने, क्योंकि मैं इसकी इसके साथ अपने आप को नथी करके नहीं देखूंगा, बल्कि इसको रिलेशन देखूंगा। आपकी जो ये चीज है मैं इसको इसके साथ रिलेशन के अंदर देखूंगा। जब मैं इन सबको रिलेशन के अंदर देखूंगा तो तब जाके जो है मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। तो जो एवरीथिंग और नथिंग है वो आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं समथिंग के अंदर। तो ये एक डायलेक्ट्रिकल मूवमेंट मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर निगेटिव एस्पेक्ट भी आ गया, निगेशन ऑफ दी निगेशन, क्या कि जो आपकी जो थॉट लेवल के ऊपर आप चीज़ों का दर्ज करते हैं तो वो दरअसल डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है। आप आइडेंटिटी कायम करके और उनका अजीबोगरीब बात करके कि ये होगा ये होगा, कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन लेके हैं, तो हेगल इस वाले से ये बात करता है। और इसके अंदर एक और बात भी है कि अगर इसके अंदर मैं आपको अभी सिंपल से एग्जांपल भी दे दूं कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये चीज मौजूद है, तो ये जो मौजूदगी है ये दरअसल क्या है, यानी यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, मौजूदगी यानी निरी मौजूदगी, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल के चीज किस चीज के ऊपर मुतहक्किक है, दैट इट इज, दैट इट इज, यानी अब मौजूदगी की जगह कह लें कि एक, अगर हम थोड़ा लॉजिकल में बात करें कि प्रिंसिपल हो गया इमीडिएटली इज, इमीडिएटली इज
और डेट इज जो है वो, मतलब कि ये जो तस्वुर है डेट इज, मतलब कि जो इमीडिएटली इज है, कि जो आप समझ लें कि अभी हमारा, यानी यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर मुतहक्कक हो रहा है, यानी जो प्रिंसिपल है वो जो जिसके ऊपर हम अपने इस तस्वुर को लगा रहे हैं उसके ऊपर वो इतलाक अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा अब आखिरी एक जो सबसे आखिरी जो हमारे इसके अंदर तस्वुर है कि जो हमारा बुनियादी मैकेनिक्स है वो है यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ यूनिटी एंड डिफरेंस। यूनिटी ऑफ आपका यूनिटी एंड डिफरेंस। अच्छा, इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जब हमने यहाँ पे बात की थी ना कि ये एवरीथिंग है और ये नथिंग है, और दोनों का असबाती और मनफी, यानी असबाती पहलू एवरीथिंग का क्या था कि एवरीथिंग का असबाती पहलू यह था कि एवरीथिंग में से अगर हम जो है वो एवरीथिंग के अंदर अगर हम एवरीथिंग को शामिल कर दें तो एवरीथिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सब कुछ होने के अंदर अगर हम सब कुछ होना शामिल कर लें तो सब कुछ होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम सब कुछ होने के अंदर कुछ ना होने का इजाफा कर दें तो कुछ कुछ ना होना की वजह से अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं कर सकता। अब दरअसल जो कुछ होना है वो कुछ ना होने की वजह से अपनी शनाख्त हासिल कर रहे हैं, तो फिर डिडक्शन होगी नथिंग की। अब जहाँ पर एवरीथिंग कहा था कि एवरीथिंग इज इक्वल टू एवरीथिंग, ये दरअसल यहाँ की हमारी एक असबाती पहलू था। ये हमारा एक असबाती पहलू था। लेकिन जब नथिंग का असबात हुआ ना, इसके मनफी पहलू से हमने जब कुछ होने का मनफी पहलू निकाला, तो यहाँ पर जो बाती पहलू होगा वो ये होगा कि जब हम कहेंगे कि अगर ना होना के अंदर अगर हम कुछ होना शामिल कर दें तो ना होना ही रहेगा, ठीक है। यानी वो अपनी अपनी जो सूरत है वो बरकरार नहीं रख सकेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल रेट्रोएक्टिवली मामला चेंज हो गया। और यहाँ पे जो बाती पहलू निकला वो ये निकला कि नथिंग के अंदर अगर हम एवरीथिंग को शामिल कर दें तो नथिंग अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगी और रेट्रोएक्टिवली स्लिप हो जाएगी एवरीथिंग के अंदर। तो दरअसल यही जो आपस में इंटरप्ले है वही दरअसल समथिंग की पैदाइश का सबब बनता है। और इस समथिंग के अंदर दोनों का जो रेट्रोएक्टिव पहलू है ना, कि जो इसका इस्बाती पहलू है और इसका मनफी पहलू है, यानी कि इसका मनफी पहलू नथिंग का क्या होगा कि नथिंग के अंदर अगर हम एवरीथिंग को शामिल कर लें तो नथिंग अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। ये इन दोनों का आपस में कल्मिनेशन होगी समथिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये नोटबुक है और इस नोटबुक को मैं कहता हूँ कि मुझे इसका अदराक हो, लेकिन अभी मुझे इसका अदराक नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है, और मैं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ है, यानी और मैं कह भी रहा हूँ कि यही सब कुछ है, लेकिन मुझे इसका अदराक नहीं कि इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है। तो लाजमी होगा कि मैं इसकी जो मौजूदगी है उसको दूसरे के साथ मीडिएट करूँ और फिर इन दोनों को आपस में रिलेशन में समझूं। इसका क्या पर्सपेक्टिव है और इसका क्या पर्सपेक्टिव है। अब जो मजीद हम इसकी तहकीक करेंगे ना, इसी इसी नोशन को आपने फिर मजीद बरकरार रखना है कि हम जब इसको स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो मैंने मैकेनिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, इसके तनाजुर के अंदर अपन चीज को देखेंगे कि सोर्स, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी जब अक्ल मुतहक्कक किस तरीके से होती है, उसका सोर्स क्या होता है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, कॉज क्या है, कंडीशन क्या है और कॉन्टेक्स्ट यानी क्या है। इसके अंदर आपको ये जो मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, इसके अंदर ये कि मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किए भी, ऊपर जो मराहिल है ये सिंपल है और नीचे वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म है, ठीक हो क्या। ये हमने इसके अंदर बुनियादी शायद कॉम्प्लेक्स हों, और मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को सही तरीके से जो मेरा इंट्यूशन है गेनियोलॉजी के हवाले से वो मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। खैर, अब हम इसके अंदर मसाले लेंगे, ठीक है, करने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के हवाले से, ठीक है। तो हम इसी के ही आगे चीज को बयान करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम इसको लाइन ड्रा कर लें। और मिसाल के तौर पे हेगेलियन लॉजिक के अंदर दो तस्वुरात हैं, एक है ग्राउंड, एक है एग्जिस्टेंस, ठीक है, ग्राउंड एंड एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब इसके अंदर ग्राउंड और एग्जिस्टेंस की मिसाल लेंगे कि जो एग्जिस्टेंस और बीइंग के दरमियान भी फर्क है कि बीइंग जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी बीइंग के अंदर कोई भी मशमूलात की इजाफा नहीं होता, यानी बीइंग अपनी ज़ात के अंदर मौजूद होता है, यानी वो इमीडिएटली इज है, ठीक है। और जब उसको अपनी शिनाख्त हासिल करनी है तो वो अपनी निगेशन करेगा। वो निगेशन दरअसल पहले का, यानी बीइंग जब अपनी निगेशन करेगा तो वो निगेशन करेगा अपने मनफी पहलू की वजह से, लेकिन फिर वो जो मनफी पहलू है वो अपनी शिनाख्त के लिए फिर से बीइंग की तरफ जाएगा, और जो मनफी पहलू
बीइंग की तरफ जाएगा, दरअसल वो उस मनफी पहलू का सबाती पहलू होगा। यानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, शायद आप लोग समझ गए बात, कि यहाँ पे जो एवरीथिंग का सबाती पहलू था वो दरअसल बुनियाद बना नथिंग की, और नथिंग का मनफी पहलू बना बुनियाद इस्बाती पहलू की। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो बीइंग है या एवरीथिंग जो हमने उसकी मिसाल ली वो है कि ये है, और जो नथिंग है वो है ये वो है। ठीक है, ये वो है दरअसल, ये है और ये वो है कि जो आपसी ताल्लुक है ना, इसी की वजह से वो अकल आपस में इंटरप्ले करती है। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि कोई चीज है और किसी चीज के ना होने में फर्क है। यानी ना होना, आप उसी चीज को कहेंगे कि जिसका आपको नहीं पता। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता, तो लाजमी है कि मैं इसको निगेट करूँ और कहूँ कि ये नहीं है। यानी ये नहीं के अंदर मुझे इसका अदराक है, लेकिन इसका फौरी अदराक है। अगर मुझे इसका मीडिएटेड अदराक चाहिए, तो मैं इसको रिलेशन देखूंगा किसी भी और चीज के, किसी और किताब के। ठीक है, ये इसका मानिए। और इन दोनों की जो आपस में कल रिलेशन होगी वो होगी ये वही है। अच्छा, अब ये वही है मैंने क्यों बात की है? क्योंकि अकल इस पूरे, यानी ये वही है, एक ना आप समझ लें कि एक किस्म की एक वो है, यानी कि दूसरे के ऊपर आप असर्ट कर रहे हैं कोई चीज। और अकल ये असर्ट क्यों करती है? क्योंकि अकल जब इस पूरे अमल के अंदर फिर रही होती है, तो वो बहुत सी प्री सपोजिशंस का अदराक करती है। और उस प्री सपोजिशंस के अदराक करना दरअसल अकल का शय का वकूफ हासिल करने की राह के अंदर, दरअसल वो उसके ऊपर जबरियत को नाफिज करती है अकल। ठीक है, यानी मैं इसको जब इसके रिलेशन में समझूंगा, तो मैं बहुत सी प्रिस्पोजिशन को फोकस करूंगा। आप पूरे तारीख का मराहल देखें कि पहले जो हम साइंटिफिक रेवोल्यूशन तक कैसे पहुंचे, रेनेसांस कैसे आया। ठीक है, मुख्तलिफ जो मज़ाहब की, यानी मजहब तो एक कुल्ली सिस्टम के अंदर एक मरला है ना, लेकिन मजहब के अंदर भी मुख्तलिफ मराहल है कि किस तरीके से मज़ाहब का इर्तिका हुआ, और आखिर जो हम तक मज़ाहब पहुंचे उसकी क्या शक्ल थी, और किस तरीके से सातीर से लेके हमारे पास मोनोथिस्टिक रिलीजन्स है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इस पूरे अरसे में अकल बहुत से ज्यादा प्रिस्पोजिशंस का अदराक करती है। वो प्रिस्पोजिशंस दरअसल जबरियत के हवाले से होती है। तो अकल जब इस पूरे सर्कल को समझ जाती है, तो अकल एक जस्टिफाइड बिलीफ को अखज करती है कि ये वही है। और ये क्या है कि दरअसल एक इसके अंदर जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा अगले सेशन के अंदर, क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर अकल ने जो यहाँ पर चीज को प्रीसपोज किया ना, यहाँ पर आकर उसी का ही अदराक होता है अकल को। लेकिन बाकी का ये जो हमने पूरा चक्कर लगाया कि अकल ने मुख्तलिफ चीजों को बयान किया, मुख्तलिफ लॉजिकल प्रोपोजिशन, यानी एक लॉजिकल प्रोपोजिशन एक मिसाल है। यानी एक बात को आप ये समझेंगे, रिलेशंस आर ऑलवेज कांस्टेंट, टर्म्स वेरी करती हैं। ठीक है, तो रिलेशंस कांस्टेंट है, टर्म्स वेरी करेंगे। वो टर्म्स क्या है? वो डायलेक्टिकल मेथड है। और हेगल के यहाँ डायलेक्टिकल मेथड रियलिटी से और डायलेक्टिकल वे रियलिटी से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये तीनों जो तकोन है ये आपस में मिले हुए हैं। यानी अफलातून, अब चलिए हम यहाँ पे बात को खत्म करेंगे, और अगले सेशंस के अंदर हम ये देखेंगे कि अफलातून और हेगल के दरमियान क्या फर्क है, और वो हम प्लेटोनिक जो हिरार्कीज हैं उनको देखेंगे, और फिर देखेंगे हेगल इसको किस तरीके से इसके आपस में डिस्टिंक्शन कायम करता है। और हम फिर आगाज करेंगे, क्योंकि अभी काफी वक्त हो गया, हम जो ग्राउंड और एग्जिस्टेंस और एक्चुअलिटी और जो कोरिलेशन है, उनकी इन दो कैटेगरीज कैटेगरीज के जरिए हम जो इसकी जो आइसोमॉर्फिज्म है इसकी मिसाल लेंगे, क्योंकि डिफरेंट लेवल की, और आपको जो कि हेगेलियन लॉजिक किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम करती है। और दूसरा ये कि हेगेलियन लॉजिक यूनिटी ऑफ डिफरेंस, वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो अभी हम इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं, और एग्जाम्पल्स हम आपको आगे आइसोमॉर्फिज्म की और यूनिटी एंड डिफरेंस उसकी मिसाल देखें, जिसके अंदर जो ग्राउंड एंड एग्जिस्टेंस है, दरअसल वो हमारी मिसाल होगी आइसोमॉर्फिज्म की, यानी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की। और उसी को ही हम आगे सब लेट करेंगे कोरिलेशन एंड एक्चुअलिटी के अंदर, जिसके अंदर हमारा ना सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा, और रियलिटी किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम करती है वो आ जाएगा। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि आपका जो यूनिटी यूनिटी एंड डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा शायद पता नहीं मैं आप लोगों को समझा सकूं कि नहीं समझा सका। तो ये है, हम इसको मजीद हम आगे जाके थोड़ा रिकैप ले लेंगे, और इसको थोड़ा हम ज़्यादा रिफाइन करके बयान करेंगे। ठीक है, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, तब तक के मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू।